हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे हम लोग स्टार्ट कर चुके थे क्लास 10th की फिजिक्स, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 के बारे में। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। एंड आई होप आप लोगों ने इसके पहले जो भी 2 वीडियोस हैं, आपने उन सभी वीडियोस को देख लिया होगा। देन आप यहाँ पर इस वीडियोस को आप देख रहे होगे। ओके, तो हम लोगों ने सीखा था कि क्या हमारा इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। एंड फिर उसके बेसिस पे हमने देखा था कि हमारी जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता था। ठीक है, यानी कि हमने कहा सर हमारी जो इमेज है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो में भी 2 तरीके की हो सकती है, या तो रियल या तो वर्चुअल। तो आपने अपना इमेज जो अपने प्लेन मिरर में आपने देखा था, तो उसमें आपकी कैसी इमेज बनती थी? वर्चुअल इमेज बनती थी। वर्चुअल इमेज मतलब कि मैंने आपको बताया था कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप उस वीडियोज़ में समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। ऑब्वियसली बात है, स्फेरिकल मिरर। और इससे रिलेटेड कुछ हम टर्म्स के बारे में भी समझने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर में ऐसे कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो सर स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आप मेरे साथ, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके ओके बच्चों, तो हेडिंग डाल लो स्फेरिकल मिरर और समझो इस स्फेरिकल मिरर को होता क्या है एग्जैक्टली। देखो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमारे हॉलो स्फेरिकल ग्लास का कुछ पार्ट होता है। सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर को? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर यानी कि किसी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट, और उसी पार्ट को हम कहेंगे क्या? स्फेरिकल मिरर। तो अब आपने देखा फॉर एग्जांपल, अगर एक यहाँ पे एक स्फीयर बना लो, जैसे आप लोग स्फीयर तो पढ़े हो क्लास 9 में, आपने मैथ्स में पढ़ा है ना स्फीयर। तो अब देखो इस स्फीयर में बेसिकली आपको 2 तरीके के जो कर्ड हैं, वो कर्ड 2 तरीके के नजर आएंगे। पहला, एक जो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक जो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और दूसरा जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से आप बात समझने चलना कि हमने कहा कि सर ये जो स्फेरिकल मिरर के जो सरफेसेज हैं वो बेसिकली 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, और एक हमारा में भी जो इसका जो सरफेस है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसके बेसिस पे सर हमने कहा, इस इनवर्ड एंड आउटवर्ड के बेसिस पे हमने कहा कि हमारी जो स्फेरिकल मिरर है वो बेसिकली 2 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट हमारी हो सकती है कॉनकेव मिरर, एंड सेकेंड हमारी हो सकती है कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को समझते हैं। आपने तो सर बता दिया, आपको तो पता है कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। इसको थोड़ा सा समझा दीजिए सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बहुत आसान है, वर्ड पहले आप याद रख लो, 2 वर्ड याद रख लो, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब मेरी बात समझो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को कैसे समझोगे? मान लो सर आपने कहा कि सर आपने एक स्फेरिकल, आपने कोई एक ग्लास ले लिया, ये आपका एक स्फेरिकल ग्लास है। ध्यान समझना यहाँ से, ठीक है। अब आप क्या करो, इस स्फेरिकल ग्लास को आप 2 पार्ट में कट कर दो, कुछ यूं इस तरीके से। आपने इस क्या किया, आपने इस स्फेरिकल मिरर को 2 इक्वल पार्ट में आपने कट कर दिया। अच्छा जी, चलो, तो ये आपने यहाँ से ये पार्ट हटा दो। देखो समझना बहुत आसानी से समझ जाओगे, हमेशा ये आपको ज़िंदगी भर याद रह जाएगी, कॉनकेव कैसे बनाते हैं और कॉन्वेक्स का फिगर कैसे बनाते हैं, ये आप याद रख लोगे हमेशा के लिए। अच्छा, अब अगर भाई कोई भी अगर स्फीयर होता है, तो इस उस स्फीयर का क्या होता है, एक सेंटर होता है ना। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, चलो फिलहाल अभी हम यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस नहीं करते। ओके, तो हमने कहा सर कि इसका जो होगा वो एक सेंटर होगा, ठीक। अब आपने कहा कि सर एक आउटवर्ड होना चाहिए, एक इनवर्ड होना चाहिए, तो इसमें से हम कौन सा आउटवर्ड ले लें, कौन सा इनवर्ड ले लें? तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि आप हमेशा ये बात याद रख लो ज़िंदगी भर के लिए, कि आप हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखोगे, हमेशा और हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे ऑब्जेक्ट। कहाँ रखोगे? लेफ्ट साइड में रखोगे। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर रख दिया, बात समझना, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रख लिया, तो अब इस स्फेरिकल मिरर के लिए, इस वाले स्फेरिकल मिरर के लिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा? इधर वाला पार्ट होगा, इधर वाला पोर्शन होगा। आ रही बात समझ में? और इस वाले स्फेरिकल मिरर के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, वो किधर का पार्ट होगा? वो भी इधर वाला ही पार्ट होगा। आगे बात समझ में? अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं कि इस स्फेरिकल मिरर को, ये जो स्फेरिकल मिरर, अभी हमें नहीं पता, अभी सर आपको भी नहीं पता कि अभी इसमें से कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, ये अभी आप लोगों को नहीं पता। अब बात समझो मेरी। अब मैंने कहा कि सर इसे हम क्या करते हैं, इस वाले मिरर को उठा करके हम समथिंग यहाँ पर ले आते हैं। ये इसको मैंने ले आया ऐसे कुछ। ओके, ये बात आ गई समझ में? इतनी बात आ रही समझ में? अब देखो, अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। और अब बात मेरे यहाँ पे समझना, अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है
ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसके लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इधर वाला पोर्शन होगा। यानी कि अब हमें जो पॉलिशिंग करनी पड़ेगी वो किधर की तरफ करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी इधर की तरफ। आगे सर बातें समझ में, आगे बातें समझ में। तो अब देखो, अब मेरी बात समझो, अब इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो सरफेस है वो कैसे है, वो इनवर्ड है ना, इनवर्ड है, तो एक हमें इनवर्ड सरफेस मिल गया, आगे बात समझ में, और एक हमें मिल गया आउटवर्ड सरफेस। ये देखो, ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, इधर वाला पोर्शन कैसा सरफेस है, आउटवर्ड, आउटवर्ड सरफेस है। तो आउटवर्ड सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके इधर वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ये हमारा जो सामने सरफेस है हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो इधर वाला जो हमारा जो पोर्शन हो गया, इधर वाला जो पोर्शन हो गया वो हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह हो गया। अब देखो, तो आपने कहा सर अब इसमें से कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। देखो, कॉनकेव का मतलब क्या होता है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर की तरफ होता है। मेरी बात समझना, कॉनकेव का मतलब क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होता है, और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर से अवे है, अवे फ्रॉम द सेंटर। दो वर्ड याद रखना, कॉनकेव में हम क्या कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है, और जिस स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके लिए यहाँ पे ये सेंटर है, तो इसके लिए भी यहाँ पर इधर इधर कहीं सेंटर होगा, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो इधर है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो क्या है, वो सेंटर से दूर भाग रहा है, और इस वाले केस में इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो सेंटर की तरफ आ रहा है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, एंड अवे, इस वाले केस में अवे फ्रॉम द सेंटर। आगे बात समझ में, अगर ये बातें अगर समझ में नहीं आई है तो एक बात से ऐसे याद रख लो, देखो कॉनकेव, ठीक है, क्या कह रहा है ये, कॉनकेव, केव मीन्स जानते हो आप, क्या केव का मतलब जानते हो, केव। तो देखो ये जो पोर्शन बन रहा है, ये जो पोर्शन बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका कैसा बन रहा है, एक केव की तरह बन रहा है, एक केव की तरह बन रहा है, यानी कि जो रेज होगी वो किधर की तरफ जा रही है, केव के अंदर जा रही है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया कॉनकेव। बस ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, अगर आप इतनी बातें याद नहीं रख सकते तो आपने कहा सर ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर और ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा याद रखना है कि इसका जो शेप होता है वो किस तरीके से हम बनाते हैं, कॉनकेव मिरर का शेप कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर का शेप किस तरीके से बनता है। ओके सर, इतनी बातें आपको आ रही हैं समझ में, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल सा आसान सा तरीका था कि आपने कह दिया कि ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमने क्या कहा सर, अब ये देख लो, हमने कहा कि सर व्हाट इज कॉनकेव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर की तरफ है, वो इनवर्ड डायरेक्शन है, किसकी तरफ, सेंटर, मतलब सेंटर के इनवर्ड डायरेक्शन में है ना, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर हम कह सकते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। आगे सर बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम डिफाइन करना चाहें, सो व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या बोल सकते हैं कि अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज इज कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा सेंटर से, है ना, यहाँ पर सेंटर है तो आउटवर्ड होगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको ये कॉनकेव मिरर, आपको ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो बहुत ज़्यादा फिर कन्फ्यूज़न होने वाला है, ठीक है। ओके सर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या है कि अब इस कॉनकेव और इस कॉन्वेक्स मिरर से हमारे कुछ टर्म्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अब हमें उन टर्म्स को समझना है कि कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में जो दोनों के जो टर्म होंगे वो बेसिकली दोनों के लिए कॉमन टर्म्स होंगे, तो हम उन दोनों कॉमन टर्म्स को क्या करते हैं, समझते हैं सर। ओके, ओके सर, देखो, तो सबसे पहले जो टर्म आता है इन दोनों मिरर के लिए, दोनों ये सारे के सारे जो भी हम टर्म्स देखने वाले हैं, ये सारे के सारे टर्म्स कॉमन होंगे फॉर कॉनकेव मिरर एंड ऑल्सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हमारा आता है एक टर्म पोल, कि सर ये पोल क्या चीज़ है। देखो पोल क्या कहता है, कहता है कि द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। देखो आपने कहा, जैसे आपने ये दो आपने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाए, बात समझना, ठीक है। तो ये कहता है, पोल क्या कहता है कि पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए ना, ये कहता है कि द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, ठीक है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो भी सेंटर का पार्ट होगा उसको हम कहेंगे पोल। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, आप ध्यान समझ चलो। यानी कि आपने कहा कि सर ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो अब इसका मिडिल पार्ट कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये जो मिडिल पार्ट होगा, ये जो आपको ब्लू कलर में ये जो मिडिल पार्ट दिख रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, पोल। और पोल को हम बेसिकली डिनोट करते हैं किससे, पी से। किससे डिनोट करते हैं सर, पी से डिनोट करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है,
अगर ये एक कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा मतलब ये इस तरफ है, ठीक है। तो इस केस में इसका जो सॉरी इस केस में इसका जो पोल हो जाएगा वो भी कहाँ हो जाएगा, वो भी यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज ये आपका हो जाएगा पोल, ठीक है ना। आप अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें बनाते चलो, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा, कोई भी आप मिरर ले लो, हमेशा आपको लेफ्ट साइड में रखना है ऑब्जेक्ट को, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। अभी से लेकर के जब तक आप मतलब डेथ नहीं कर जाते तब तक आपको हमेशा लेफ्ट साइड में आपको अपने ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये सर बातें समझ में आ गई कि हमारा कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर का पोल क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर का पोल क्या होता है, ये सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। पोल हमें समझ में आ गया। अब दूसरा टर्म देखते हैं। देखो दूसरा टर्म क्या बोलता है, दूसरा टर्म बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है सर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये कहता है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। मतलब कि भाई स्फीयर का कोई एक सेंटर होगा, मैंने आपको बताया था कि स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का एक कोई सेंटर होता है। जैसे आपने कहा सर ये एक स्फीयर का क्या है, यहाँ पर एक सेंटर है, ठीक है, ये एक सेंटर है। तो आपने जब इसको दो पार्ट में जब आपने इसको काटा था इस तरीके से, तो एक क्या हो गया, एक इस वाले स्फेरिकल मिरर का भी क्या हो गया, सेंटर मिला, और एक इस वाले स्फेरिकल मिरर का भी क्या हुआ, सेंटर मिला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, देखो कॉनकेव मिरर के लिए जो आपका सेंटर होगा वो क्या होगा, कहीं यहाँ पर होगा, बात समझना, यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है। और इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। हरी बात समझ में ना भाई, ऐसे ही तो आप बनाओगे, जैसे ये आप अगर इसको अगर एक कंप्लीट अगर हॉलो अगर बनाना चाहते हो, स्फेरिकल अगर बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसे बनाओगे सर, ऐसे बनाओगे तो देख लो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंटर वाला पार्ट हो गया। आगे बातें समझ में, तो ऐसे कुछ समझना है, ठीक है। ओके ओके सर। अब सिमिलरली इसके लिए भी क्या होगा, इसका आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड में हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही है, आप अपनी कॉपी में इसको बनाते चलो। पहले तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और पहले आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाना सीखो, ये आप जरूर काम करो। वीडियो को पॉज करके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पहले जरूर बनाना सीखो, ठीक है। देखो कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, फिर देन उसके बाद समझो कि सर हमसे नहीं बन पा रहा है या फिर क्या हो रहा है, गलती कहाँ कर रहे हैं, ये चीज़ आप जरूर करो, ठीक है। चलो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने देख लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा बेसिकली क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ये बात याद रखना, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे मिरर का पार्ट थोड़ी है। देखो वो मिरर से कहीं दूर बन रहा है, देखो अपनी कॉपी में मिरर से वो दूर बन रहा है। फॉर कनकेव मिरर सी लाइज इन फ्रंट ऑफ ई, तो जो सी होगा वो क्या होगा, देखो वो हमारे इस कॉनकेव मिरर के सामने होगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होगा। जो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव मिरर के लिए सामने होगा, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अवे होगा। आ रही बात समझ में ना, मतलब बिहाइंड होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड होगा। आगे बातें समझ में, अच्छा सर। हाँ, हमने ये बातें समझ ली कि कॉनकेव मिरर के लिए जो सी होगा वो इन फ्रंट ऑफ इट होगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो सी होगा वो लाइज बिहाइंड होगा। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक। सब बातें नोट करते चलो, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, इनमें कोई रटने वाली चीज़ ही नहीं है कि आप सर रट लें हम इसको मज़ा आ जाएगा, नहीं कुछ नहीं है। देखो ना, आप फिर से देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप वीडियो को फिर से देखो, मतलब अपने कंसंट्रेशन होकर के आपने नहीं देखा है, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज़ है ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब ये सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सिंपल सी बात है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो बेसिकली होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर, ठीक है। देखो कुछ नहीं है ये, आपको कुछ नहीं रटने की जरूरत है। आपने सर कहा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो मैंने कहा कि भाई आपके पास सपोज करो ये एक स्फीयर था, आपके पास ये स्फीयर था, स्फीयर में यहाँ पर सेंटर होता है, और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, रेडियस कहते हो। तो इस रेडियस को हम जब स्फेरिकल मिरर के केस में ले रहे हैं तो हम उसको केवल रेडियस ना बोल करके क्या बोल दे रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दे रहे हैं। ओके, बस इतनी सी बात है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्या है, तो पोल से, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, पोल से इस सी के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से। याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो कैसी होती है, सॉरी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। सिमिलरली इस वाले केस में भी आ जाओ भाई, इस वाले केस में, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, पोल और
पोल और सेंटर से बीच की जो डिस्टेंस होगी, पोल और सेंटर से बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, सॉरी कहाँ गया, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या है सर, देखो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये किससे किससे पास होकर के जाती है, विच पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो क्या बोल दिया इसने, फिर से मेरी बात समझो। ये कह रहा है कि सर हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो क्या होती है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। अच्छा ठीक है सर, इमेजिनरी लाइन होती है, तो जाती कैसे है, किधर से जाती है, तो ये कहता है कि विच इज़ पासिंग थ्रू द पोल, विच इज़ पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई यहाँ पर आपका पोल है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि एक लाइन आप ड्रॉ करो जो किससे किससे होकर के जाए, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाए। तो ये जो लाइन है, ये जो आपको जो लाइन, ये जो लाइन दिख रही है, इसी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझना, ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में भी आप बना लो। देखो तो ये आपकी, देखो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस केस में क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारा, ये मिरर, हमने आपको बताया था कि मिरर के जो राइट साइड वाला जो पोर्शन होता है वो आपका एक वर्चुअल, वहाँ पे एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है। मैंने आपको ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। तो ये इधर का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है, तो वर्चुअल में हम अगर कोई भी अगर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम उसको डैश लाइन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर ये बात नहीं बताई थी तो यहाँ पर आप ये बात नोट कर लो। तो वर्चुअल वर्ल्ड में अगर हम कोई भी लाइन अगर हमें दिखाना होता है तो हम उसको एक सॉलिड लाइन के थ्रू ना दिखा के करके हम उसको डैश लाइन के थ्रू दिखाते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस अब इसका भी होगा, इस कॉन्वेक्स मिरर का भी होगा। तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो ये बोलता है कि इसमें जो इमेजिनरी लाइन जो है वो ऐसा लगता है कि सी और पी से आती हुई सीम्स होती है। ठीक है, और इसके पीछे आप जब बढ़ाओगे तो आप लाइन को कैसे बढ़ाओगे, आप इसको फिर डैश लाइन के थ्रू आगे बढ़ाओगे। ठीक है ना, जैसे इस वाले केस में भी देख लो, इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि इस वाले केस में जब आप ये क्या है, ये मिरर की बेसिकली पीछे का पार्ट है। तो जब आप इसको इधर की तरफ बढ़ाओगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये एक डैश लाइन के थ्रू आप इसको कॉपी में अपनी एक लंबी ऐसे लाइन के थ्रू ऐसे बना लो, एक लंबा सा ऐसे लाइन बना लो। ठीक है ना, ये अलग अलग बनाना, बेसिकली ये पोर्शन ये नीचे और ये पोर्शन ऊपर बना लेना, चाहे जैसे बना लेना। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ओके, तो आपको सर प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली इट इज अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो इतनी बातें सर हमें समझ में आएगी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। एक नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, अपेरचर। ओके, देखो अब अपर्चर की बेसिकली डिफिनेशन क्या बोलता है। अपर्चर बेसिकली क्या है, ये कहता है कि जो अपर्चर है, सॉरी, ये देखो, ये जो अपर्चर बेसिकली बोलता है, ये बोलता है कि द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो अपर्चर है बेसिकली क्या है, वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है। मतलब अब ऐसी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी कि ये जो पोर्शन हो गया, आपने कहा सर ये मेरा एक स्फेरिकल मिरर है, तो इस स्फेरिकल मिरर का जो भी डायमीटर होगा, ये जो भी डायमीटर होगा, ठीक है, ये पोर्शन, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे अपर्चर। बस इस अपर्चर को हम बेसिकली किसे डिनोट करते हैं, एम एन से। जैसे यहाँ पे मैंने नोमेनक्लेचर नहीं दिया है तो आप यहाँ पे दे दो, ये बेसिकली आपका एम है, ये वाला लास्ट वाला पोर्शन एन है, ये आप जान ही रहे हो, ये आपका पी है। ठीक है, ये आपका सी है, आ रही बात समझ में, ये पी है, ये सी है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अच्छा सर, बता दो ऑनेस्टली, देखो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो और एक बार खुद से ट्राई करके देख लो कि सर ने जो भी बताया क्या हमें वो चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बिना आपका न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, अभी हम क्या कैसे माइनस प्लस क्या लेते हैं, अभी हम वो बहुत सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे। बस आप पहले इतनी सी चीज़ों को समझते चलो। ठीक है, कि प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये सब क्या बला है भाई, है ना। तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। नेक्स्ट हमें एक और टॉपिक समझना है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेफिनेशन जरूर पूछा जाता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर या प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम पहले देखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो बेसिकली क्या बोलता है ये, पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है ये कहता है कि अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन कॉनकेव मिरर। चलो नहीं आ रहा समझ में ना, एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन these reflected rays intersecting at a point on principal axis, this point is called principal focus of concave mirror। देखो कुछ नहीं बोलता है, ये बहुत ही आसान सी चीज़ है बेसिकली। अब मेरे साथ आप चलो,
आपने कहा सर ये कहता है हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो पहले आप अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके कॉनकेव मिरर बनाओ, कैसे बनाएंगे। ओके, आपने कॉनकेव मिरर बना लिया। देखो मैंने भी कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, ये मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया। और मिरर ये तभी बनेगा, मिरर ये तभी बनेगा जब हम इसको इधर की तरफ क्या करेंगे, पॉलिशिंग कर देंगे। ये हमारा अब कैसा मिरर बन गया, अब हमारा ये एक कॉनकेव मिरर बन गया। ओके सर, ये इतना आपने बना लिया। अब आपको इस कॉनकेव मिरर का पोल पता है, ठीक है, कि यहाँ पर भाई क्या होता है, यहाँ पर होता है पोल, यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है। फिर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है कि यहाँ पर कहीं होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन होकर के जाती है, एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को डैश 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 करके पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। इतना आपने बना लिया। इसको नाम, इसका नाम दे दो एम और इसका नाम दे दो एन, ठीक है। अब बना लो, ड्राइंग में इससे अच्छे से नहीं बन रहा है। अच्छा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब फिर आप डेफिनेशन पढ़ो, क्या कहता है डेफिनेशन, क्या कहता है कि अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि जो रेज है, बहुत सारी रेज, किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज क्या करती हैं, चलती हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज जो हैं वो चलती हैं, है ना, बहुत सारे डायरेक्शन में चलती हैं। तो मान लो सर मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट थी। ध्यान से समझना बच्चों इस टॉपिक को, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान लगेगा ये। अच्छा, मैंने कहा कि सर यहाँ पे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगी, अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेज है वो चलेगी। मान लो एक रेज ऐसे आई, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पैरेलल रेज है, ये देखो ये जो रेज है वो कैसे है, ये जो रेज है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है। तो क्या कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट। तो अब मान लो इसका रिफ्लेक्शन कराओ, तो ये रिफ्लेक्शन होकर के मान लो ये किसी एक पॉइंट से ऐसे यहाँ से चला गया। एक और रेज बना लो, एक और रेज बना लो, ये, ठीक है, और ये भी इसका, ये भी हमारी ऐसे ही चली और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑल्सो पासेस थ्रू सेम पॉइंट। एक और रेज बना लो, चलो आप, ठीक है, ये आपकी रेज है। इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू सेम पॉइंट, है ना, पास हो रही है ना सेम पॉइंट से। तो यानी कि हमने क्या है कि अ नंबर ऑफ रेज, देखो अब यहाँ से डेफिनेशन देखो, आप इसको याद रख लो, याद कर रखना, समझ लिया आपने क्या, हाँ आपने, कि नंबर ऑफ रेज ना, नंबर ऑफ रेज पैरेलल थ्रू, किसके किसके थ्रू पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आर फॉलिंग ऑन मिरर, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू, या ऐसे कह लो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट पर मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो रेज हैं वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसी पॉइंट, उसी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को, इसी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हमने कह दिया फोकस। क्या कह दिया सर, फोकस। यानी कि ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फोकस। क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। किसके लिए, सॉरी ये एफ होगा, ध्यान से बना लेना थोड़ा, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। आगे बात समझ में। तो प्रिंसिपल फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। आप इस फिगर को देखो और डेफिनेशन बनाओ। क्या बनाओगे, अ नंबर ऑफ रेज, क्या है देखो, नंबर ऑफ रेज है, कैसे जा रही हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, है ना, आर फॉलिंग ऑन कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गई, ये सारी की सारी कॉनकेव मिरर पर फॉल हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू, सॉरी दीज रिफ्लेक्टेड रेज crossing each other at a point, these reflected rays crossing each other at a point and that point is called principal focus of concave mirror। हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, बस यही डेफिनेशन है और यही आपका, इसी तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक है। आगे बातें समझ में, आप ये चाहो तो आप यहाँ से भी ये वाली फिगर को आप बना सकते हो, ठीक है, ये वाले फिगर भी आप बना सकते हो, है ना। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अब आपने कहा, आपको ये बातें पता थी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं आर, जिसका हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सिमिलरली फोकस, जो हमारा ये जो हमारा जो फोकस पॉइंट है, ठीक है, इस फोकस पॉइंट से इस पोल के बीच की जो हम डिस्टेंस लेते हैं उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं सर, फोकल लेंथ। और हमेशा एक बात बच्चे याद रखना कि इस मिरर में, या कोई भी मिरर हो, जितनी भी आप डिस्टेंसेज लोगे वो सारी की सारी डिस्टेंसेज हम लेते हैं पोल से। याद रखना हमेशा, पोल से। और ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसे रखते हैं, लेफ्ट साइड में। ये बात आप हमेशा याद रख लो अपने दिमाग में, एकदम इसको गांठ बांध लो, ठीक है। ओके सर, ये बातें आपको इतनी समझ में आ गई।
अच्छा, अब देखो, अब आपने ये देखा कि ये जो बेसिकली हमारा जो मिरर है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जितने भी रेज थे, ये इन सारे रेज को क्या कर दे रहा है, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर क्या कर देता है, ये किस मतलब ये सारे के सारे रेज को कन्वर्ज कर रहा है। बात समझना, ये जो हमारा जो कॉनकेव मिरर है, ये सारे के सारे जो भी रेज, देखो रेज ऐसे फैले हुए थे पहले ना, डाइवर्ज फॉर्म में थे। अपने आपको ये आपको डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो ये सारे के सारे जो रेज हैं वो डाइवर्ज फॉर्म में हैं। लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन जब हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जितने भी रेज हैं वो सारे के सारे एक कन्वर्ज फॉर्म में आ जा रहे हैं, मतलब मिल जा रहे हैं एक जगह पर। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ड याद रखना, कॉनकेव मिरर को हम और किस नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। सिमिलरली फोकल लेंथ की भी डेफिनेशन देख लो, क्या होता है फोकल लेंथ, क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है। और इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, याद रखना स्मॉल एफ। देखो फोकल पॉइंट बेसिकली हमारा जो जो हमारा जो फोकल जो हमारा सॉरी जो हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है वो बेसिकली एक पॉइंट है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक पॉइंट है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, डिनोट करते हैं। और हमारा जो ये जो स्मॉल एफ है वो बेसिकली एक फोकल लेंथ है जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। और जितनी भी लेंथ है वो सारी की सारी लेंथ हम लेते हैं पोल से। सिंपल सी बात है, आ गई समझ में भाई। फोकल लेंथ है तो फोकस से और पोल के बीच की डिस्टेंस लोगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो सॉरी हाँ ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कहाँ से लोगे, सी से, और इस पी के मतलब सॉरी जो जो भी पी है उससे आप लोगे। आ रही बात, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस लोगे। ये सिंपल सी कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अब आपको ये चीज़ कॉनकेव मिरर का, आपको जो प्रिंसिपल फोकस है वो समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर का भाई प्रिंसिपल फोकस हम किस तरीके से बनाते हैं। अब हमसे अगर कोई भी पूछ लेगा तो आप बहुत आसानी से उसको समझा सकते हो ना। चलो सर कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हम समझा सकते हैं। अब समझते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जिस तरीके से हमने प्रिंसिपल फोकस पढ़ा किसका, कॉनकेव मिरर का, सिमिलरली अब उसी तरीके से हम क्या पढ़ना है, हमें प्रिंसिपल फोकस पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ना है। तो पहले आप अपनी कॉपी में एक सिंपल सा एक छोटा सा पहले ये हेडिंग डाल लो और उसी के नीचे एक छोटा सा क्या बना लो, कॉन्वेक्स मिरर बना करके आप चेक कर लो। चलो वीडियो पॉज करके बनाओ जल्दी। ओके बना लिया आपने। अब देखो डेफिनेशन देखो ये क्या कहता है, ये बोलता है कि अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द, सेम वही डेफिनेशन है, मैच करना अपने पिछले वाले डेफिनेशन से। अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पर फॉल होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम, बस यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया। अब ये नया वर्ड क्यों आया मैं आपको समझाता हूँ। कहता है कि दीज रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है, ये ऐसा लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। बात समझे ना, ये किसी एक पॉइंट से आती भी प्रतीत होती हैं, है ना, अपीयर्स टू कम, दैट इज सीम्स, ऐसा लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से होकर के आ रही हैं आपकी तरफ। तो उसी पॉइंट को हम कह देते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। बस इसमें ये वर्ड याद रखना, अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। सर आपने कहा सर कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करके बता दो। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले आपने क्या बनाया, आपने एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। ठीक है, मैं भी बना लेता हूँ। देखो चेक करो, ये है सर मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कुछ इस तरीके से होगा। अब ये मिरर तभी कहलाएगा जब हम इसकी क्या करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे। तो बताओ पॉलिशिंग किधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो हम इधर की तरफ पॉलिशिंग करेंगे, है ना। ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए सर आपको। आपने अपना जो कॉन्वेक्स मिरर है अपनी कॉपी में वो तो सही बनाया होगा, तभी तो आप ये चीज़ पढ़ोगे। जब कॉन्वेक्स मिरर ही गलत बना रहे हो तो फिर कहाँ से पढ़ पाओगे, फिर प्रिंसिपल फोकस सब कुछ नहीं समझ में आएगा, सब पता नहीं कहाँ से उड़ जाएगा दिमाग से होता हुआ। ओके, तो आपने ये चीज़ जितने बच्चों ने ये सारे फिगर बनाए हैं, चलो उनके लिए छोटा सा क्लैप, जिनको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आपने ये बना लिया। अब यहाँ पर क्या होता था आपको पता है कि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर होता है क्या इसको हम कहते थे पोल। यहाँ पर क्या होगा, पोल होगा। अब ऑब्जेक्ट को हमेशा मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट आप हमेशा इस तरफ चलो ऑब्जेक्ट से पहले हम और कुछ बातें बताते थे कि बेसिकली अब ये अगर हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें आपने कहा कि इसमें सर हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहीं इस तरफ होगा, वो कहीं इस तरफ होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। ठीक है, और क्या करते थे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में मिला देते थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में आप मिला देते थे। मिला दो आप, तो आप अपनी कॉपी में तो जूम तो नहीं कर पाओगे ना,
ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करके मिला लिया आपने। और ऐसे हमने डैश डैश क्यों मिलाया भाई, क्योंकि हमारी ये इधर वाली जितनी भी वर्ल्ड्स होती हैं, स्पेस होती हैं, वो सारी की सारी हमारी वर्चुअल वर्ल्ड हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड में हम किसी भी लाइन को कैसे दिखाते हैं, डैश लाइन के थ्रू दिखाते हैं। ठीक सर, आपने इतना कर लिया। अब भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे। ये भी हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये पूरा का पूरा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब आपने कहा, अब जो बेसिकली डेफिनेशन बोलता है वो बोलता है कि नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब आपने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट थी, इतनी बड़ी थी ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक, ए बी थी। अब इस ए बी से क्या होगा, ढेर सारे नंबर ऑफ रेज हमारे क्या होंगे, फॉल होंगे। मान लो एक रेज यहाँ फॉल हुआ, ठीक है, एक रेज यहाँ फॉल हुआ, एक रेज ऐसे फॉल हुआ, और एक रेज मान लो ऐसे फॉल हुआ। अब आप समझना, फिर आपने कहा डेफिनेशन में कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम। अब मेरे को ये बात बताओ कि अब बेसिकली यहाँ से रिफ्लेक्शन होना है ना, थोड़ा जूम करके देखो, देखो आपने कहा कि सर यहाँ से रिफ्लेक्शन होना है, भाई रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा भाई, अगर ये लाइन अगर ऐसे चली है, इस तरीके से बनी है, तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा। आगे बात समझ में, ये रिफ्लेक्टेड रेज। सिमिलरली ये जो होगा ये भी इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिगर सही से नहीं बन रहा है, यहाँ से बनाना एकदम एग्जैक्टली, ठीक। अब ये जो लाइन है ये पैरेलल रेज है, ये भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये सारे के सारे हमारे कैसे रेज थे, ये इंसिडेंट रेज थे, और ये हमारे जो हैं वो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं। रिफ्लेक्टेड रेज को हमने ऐसे बना लिया। तो अब ये तो भाई इधर चली गई, ये तो सारी की सारी ये इधर चली जा रही हैं। तो क्या होता है कि जब हम इन रेज को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम इन रेज को जब हम पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे, ये मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, फिर सिमिलरली इसको भी मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, ये मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, और ये भी मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया। तो ये क्या होता है, ये सारी की सारी एक जगह पर मिली हुई, आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी रेज जो है वो एक जगह पर आकर के मिल गई, इस पॉइंट पर आकर के मिल गई, ठीक है, इस पॉइंट पर आकर के मिल गई, ओके। और इसी पॉइंट को हम क्या कह देंगे, इसी पॉइंट को हम कह देंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आगे बातें समझ में। अब देखो, अब आप ये फिगर देखो, ये समथिंग कुछ वैसा ही है, पेन से बनाया हो तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है ना, स्केचिंग बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छे से नहीं बन पाता है। तो आप यहाँ देखो, वही चीज़ है ना, यानी कि ये सारी की सारी जो रेज हैं वो किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई ऐसा सीम्स हो रही हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, और उसी पॉइंट को हम कह देंगे क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको दोनों डेफिनेशन के जो डिफरेंसेस है वो क्लियर हो गए कि भाई प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर का क्या होता है, और प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है। ये डिफिनेशंस आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छा, अब सिमिलरली आपने कहा देखो, आप अपने कॉन्केव मिरर वाले में देखो कि वहाँ पे जो फोकल लेंथ होती थी बेसिकली इस तरफ होती थी, है ना, इस तरफ होती थी, लेकिन यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी वो इस तरफ होगी भाई, क्योंकि इधर इसका फोकस यहाँ है, तो फोकल लेंथ हमेशा इधर की तरफ होगी। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा। अब ये फिक्स है, ये यूनिवर्सल चीज़ें हो गई, ये हमेशा आपकी पूरी चैप्टर तक ही आपके फिक्स रहेगा। सिमिलरली जो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगा वो भी हमारे राइट साइड में होगी, यानी कि इस तरफ होगी, क्योंकि सी इधर है, तो भाई जिधर सी होगा उधर ही हमारा क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो आपको ये दो बेसिक से जो डिफरेंसेज हैं ये समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। आपको इस टॉपिक से ये जो बेसिक से जो डिफरेंसेस हैं ये आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो आपने सर कहा कि सर हमने इतनी सी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन देख लो, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, यानी कि आर आपने क्या कहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ आपने क्या कहा था, फोकल लेंथ। तो भाई आर और एफ में क्या रिलेशन है भाई, क्या है ये दोनों आपस में, कैसा है ये आपस में एक दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं। तो देखो कुछ नहीं है, जो आर और एफ है, ये जो आर और ये एफ है, ये जस्ट जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एफ होती है वो आर की जस्ट आधी होती है, हाफ होती है। क्या होती है, हाफ होती है, या ये कह लो, या ये कह लो क्या कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। यानी कि अगर आप इस फोकल लेंथ का जस्ट डबल कर दो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आपने जस्ट डबल कर दी तो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, वो आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। बस कुछ नहीं है, बस एक रिलेशन, एक फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि यहाँ से आपको फर्स्ट फॉर्मूला मिला है, इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला आपको मिला, आर इज इक्वल टू 2f, और आर इज इक्वल टू 2f क्या है ये आपको पता चल गया, ठीक है सर। इतनी बातें समझ में आई, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान से ये सब हम लोग बेसिक से कुछ टर्म्स देख रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इतना प्रिपेयर कर लो, आप फिर से वीडियो को बंद करके आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर फिर से आप बनाना सीख लो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ये जो कॉन्सेप्ट है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जैसे मैं आपको बोलूँगा कॉन्वेक्स मिरर तुरंत आप बना लोगे, कॉनकेव मिरर तुरंत आप बना लोगे। बस ये बेसिक सी चीज़ें आप एकदम क्लियर करके रखो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।